हमारा आज का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले मैं एक बार पीछे का जितना भी अब तक पढ़ाया गया है उसको मैं आपको एक बार रिवाइज़ करवा देना चाहती हूँ। चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि रोग की डेफिनेशन क्या होती है। आई होप आपको अभी तक रोग की डेफिनेशन तो याद हो गई होगी। ठीक है, कि अगर कोई भी व्यक्ति को हम स्वस्थ बोलते हैं तो स्वस्थ वो व्यक्ति किस परिस्थितियों में हो सकता है, अगर वह मानसिक, शारीरिक और सामाजिक ये तीनों रूप से अगर वो पूरी तरह से स्वस्थ है तो उसको हम मानव स्वास्थ्य के मतलब तो उसको हम बोलते हैं कि ये एक हेल्दी पर्सन है, अर्थात ये एक स्वस्थ व्यक्ति है। ठीक, उसके बाद फिर हमने विभिन्न रोगों के बारे में पढ़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पढ़ा टाइफाइड के बारे में, निमोनिया के बारे में पढ़ा, मलेरिया के बारे में पढ़ा और इसका लाइफ साइकिल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको समझ में भी आया होगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि एलिफेंटाइसिस क्या होता है, फिर दाँत क्या होता है, ये फंगस के द्वारा किया जाने वाला एक बीमारी है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा सेकेंड टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रतिरक्षा, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड करके पढ़ा। पहला क्या था, सहज प्रतिरक्षा, जिसको हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। मतलब इस प्रकार की ये एक ऐसी प्रतिरक्षा होती है जो सभी रोगों से एक ही समान वो लड़ाई करती है। ठीक है, और ये सभी में क्या होती है, सेम होती है। और इस सहज प्रतिरक्षा को फिर कई कैटेगरीज़ में फर्दर उसको डिवाइड किया गया है, जैसे शारीरिक रोग, मतलब जो भी फिज़िकल बैरियर्स होते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, जैसे हमारे स्किन है, उसके बाद हमारे मुंह में जो म्यूकस की मेम्ब्रेन है, उसके बाद है कारिकी रोग, मतलब फिजियोलॉजिकल जो बैरियर हैं, दैट मीन्स हमारे आमाशय का जो अम्ल है, मुंह का जो लार है, आँख के जो आंसू हैं, ये भी क्या करते हैं, रोगाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। फिर है कोशिकीय रोग, मतलब सेलुलर बैरियर में आते हैं ये, अर्थात इसमें क्या होते हैं, इसमें कुछ सेल्स होते हैं। सेल्स का मतलब किस प्रकार के सेल्स, ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, जैसे मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे वृहद भक्षाणु, अर्थात इसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस की क्रिया। दैट मीन्स क्या होता है, अगर कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करता है तो उसको वो पकड़ते हैं और पकड़ के उसको वो नष्ट कर देते हैं। तो इस टाइप की जो इम्यूनिटी होती है उसको हम बोलते हैं सेलुलर बैरियर। अभी किसी ने पूछा भी था, मॉर्निंग में मैंने देखा था अभी फ़ोटो में, तो इसी के बारे में आपने पूछा है। इतना अगर आपको क्लियर है तो वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि भक्षाणु मतलब जैसे बहुत सारे हमारे ब्लड में भक्षाणु की क्रिया करने वाले सेल्स पाए जाते हैं और उसमें मोस्टली कौन से होते हैं, मोस्टली उसमें होते हैं ब्लड में पाया जाने वाला WBC जो होता है। अब WBC में आपने पढ़ा होगा, उसमें न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ठीक है, फिर मैक्रोफेजेस होते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फैगोसाइटोसिस की क्रिया को करने के लिए। फैगोसाइटोसिस की क्रिया क्या होती है कि कोई भी एक पैथोजन आया, उस पैथोजन को ये घेर लेते हैं और घेर के उसको मार डालते हैं। ठीक है, उसके बाद है साइटोकाइन ग्रोथ। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी कोशिका, अगर कोई कोशिका किसी पैथोजन से मतलब स्पेशली विषाणु से अगर वो संक्रमित होती है, ठीक है, विषाणु से अगर किसी सेल को इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्टेड सेल से क्या निकलता है, इंटरफेरॉन निकलता है। ठीक है, और ये इंटरफेरॉन फिर क्या करेगा, ये एक मैसेज का काम करेगा। इंटरफेरॉन एक प्रोटीन होता है जो कि दूसरी कोशिकाओं को ये मैसेज प्रदान करेगा कि आप अपने अंदर कुछ इस तरह की इम्यूनिटी को डेवलप करो ताकि ये जो विषाणु हैं वो आपको कुछ नुकसान ना पहुंचा पाए। जैसे इसको अगर मैं आपको समझाना अभी चाहूँ, कोरोना वायरस है ना, तो कोरोना वायरस में ऐसा ज़रूरी नहीं है, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि इंडिया में ऑलमोस्ट 5 लाख के समथिंग कुछ केसेस हैं जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, लेकिन उन 5 लाख में से सारे लोग हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर में मतलब अपनी अच्छे से अपना वो केयर कर रहे हैं और घर पर ही वो ठीक भी हो जा रहे हैं डॉक्टर से सलाह मशवरा करने के बाद। तो ऐसे में हो क्या रहा है, उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है
इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है का मतलब क्या है कि उनकी जो इन्नेट इम्यूनिटी है, उनकी जो सहज प्रतिरक्षा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है उनमें। क्योंकि उनमें क्या कर रही है कि उनमें मान लो कोई एक कोशिका अगर कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाती है तो उससे क्या हो रहा है, इंटरफेरॉन निकल रहा है। इंटरफेरॉन निकलने की वजह से क्या हो रहा है, दूसरी जो कोशिकाएं हो रही हैं वो अपने चारों ओर या तो बहुत ज़्यादा म्यूकस का आवरण वो चढ़ा ले रही होंगी, या तो हमारे बॉडी में भी बहुत सारे ऐसे एंजाइम है, हार्मोन है, उसकी वो परत अपने चारों ओर वो चढ़ा ले रही हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो कोरोना वायरस है वो बाकी सारे सेल्स को अफेक्ट नहीं कर पा रहा है। इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि अभी तक उसकी वैक्सीन तो नहीं आ पाई है, लेकिन शायद आज की कल मैंने देखा था न्यूज़ में कि कोई एक बेंगलोर का कुछ है ऐसे बायोटेक करके ग्रुप है, तो उसने बनाया है, अभी उसकी टेस्टिंग बाकी है। नाम तो मुझे उस लैब का याद नहीं आ रहा है अभी प्रॉपरली, लेकिन बना है वैक्सीन, मतलब वैक्सीन अभी बनने के प्रोसेस में है। तो ये काफ़ी हम लोग के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि इस तरह से पढ़ाई करने में दिक्कतें आपको भी आ रही हैं, हमको भी पढ़ाने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो फ़िलहाल अभी पढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि बार बार इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात बोली जा रही है कि आप फ्रूट्स लो, विटामिन सी लो। विटामिन सी जो होता है उससे क्या होता है कि उससे जो सहज प्रतिरक्षा होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो डेवलप हो जाएगी। फिर रामदेव बाबा जी की जो मेडिसिन आई है कोरोनिल, ठीक है, तो उस कोरोनिल से भी क्या होगा, वो भी एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगी, मतलब हमारी इम्यूनिटी को वो बढ़ाने का वो काम करेगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया था, सहज प्रतिरक्षा मैंने आपको पढ़ा दिया था। फिर नेक्स्ट था उपार्जित प्रतिरक्षा, जिसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि ये रोग के प्रति स्पेसिफिक होती है। जैसे कोई भी वायरस है तो वायरस भी अलग अलग टाइप्स के हैं, तो अलग अलग वायरसों के प्रकार के लिए अलग अलग तरह के एंटीबॉडीज़ का डेवलपमेंट हमारी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, तो उसको हम पढ़ते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा के अंदर। और ये अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बनती कैसे हैं, तो वो बनती हैं बी कोशिकाओं के द्वारा, ठीक है, बी सेल्स के द्वारा, और इनकी हेल्प की जाती है, मतलब उनकी हेल्प करता है टी सेल्स। ठीक है, इसको हम एंटीबॉडी को हम H2L2 से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसमें 2 हेवी चेन्स होते हैं और 2 लाइट चेन्स होते हैं। ये एंटीबॉडी का डायग्राम है। इसमें जो यहाँ पे है ये प्रतिजन बंधक स्थल, अर्थात एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, एंटीबॉडी हमारे ब्लड में पाई जाती है। ठीक है, और ये जो एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है ये आपके सामने है। इसमें कोई भी मान लो कोरोना वायरस है तो वो क्या करेगा, इसके अंदर वो उसको दबा लेगा। ठीक है, अब एक तो वायरस होता नहीं, वायरस तो बहुत सारे, तो जितने भी होंगे उतनी एंटीबॉडी बनेंगी, और क्या होगा, कुछ कुछ कोरोना वायरस को यहाँ पे वो दबा लेगा, उसको वो दबा के वो नष्ट कर दिया जाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी कोई मेडिसिन नहीं है, तो इसलिए लोगों को इससे ठीक होने में 10 दिन 12 दिन का समय लगता है। ठीक है, एंटीबॉडीज़ जो उपार्जित एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रदान करने वाली जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो रोग के लिए स्पेसिफिक होती हैं और उनको बनने में 10 से 12 दिन का समय लगता है। ठीक है, तो 10 से 12 दिन के समय में जब ये एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाती हैं हमारे बॉडी के अंदर खुद ही, तो क्या होता है, वो वायरसेस को पकड़ के उनको वो नष्ट कर देती है। इसलिए 10 से 12 दिन या मैक्सिमम 15 डेज़ के बाद कोरोना वायरस से व्यक्ति क्या हो जा रहे हैं, पूरी तरह से सही होके वो अपने घर में चले जा रहे हैं। लेकिन इस दौरान अगर वायरस का इन्फेक्शन, मतलब वायरस ने काफ़ी ज़्यादा अपनी संख्या बढ़ा ली है, लेकिन उस हिसाब से हमारी जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ नहीं बना पा रहा है, तो व्यक्ति फिर बहुत ज़्यादा फिर उसको मतलब ICU वगैरह में फिर उसको रखना पड़ रहा है और बहुत क्रिटिकल स्टेज में वो चला जा रहा है। तो अलग अलग बॉडी है, अलग अलग बॉडी का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। किसी में इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है तो किसी की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक पूरी अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। लास्ट में जब ये चैप्टर ख़त्म होगा ना, तो किस तरह से हमारे बॉडीज़ में कुछ पेशेंट जो हैं वो सही हो जा रहे हैं एंटीबॉडीज़ का, या आप इस चैप्टर में भी आगे है कि एंटीबॉडीज़ का निर्माण किस तरह से होता है, तो वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक, एक्टिव पैसिव आप लोग पढ़ते हो ना इंग्लिश ग्रामर में।
तो अब पढ़ते हैं इसका मतलब होता क्या है। जब परपोषी मतलब जिसमें जो संक्रमित होता है, ठीक है, जब परपोषी अर्थात जिसको हम इंग्लिश में होस्ट बोलते हैं, एंटीजन का सामना करता है। अब इस एंटीजन को हम पैथोजन यहाँ पे आप लिख सकते हो। एंटीजन मतलब डिफरेंट टाइप के वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस या कोई भी और इस तरह से डिजीज़ क्रिएट करने वाला जो पैथोजन है उसको यहाँ पे लिखा हुआ है। एंटीजन का सामना करता है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज़ पैदा होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी पैथोजन हमारी बॉडीज़ में आएगा तो उसके विरोध में हमारी बॉडीज़ में एंटीबॉडी तो पैदा ज़रूर होंगी, ठीक है। एंटीजन जीवित, मृत या रोगाणु अन्य प्रोटीन के रूप में भी हो सकता है। अब आपने देखा होगा पोलियो ड्रॉप तो हम सभी ने बचपन में पिया है। तो उसमें क्या जाता है, ये जो पोलियो ड्रॉप जो होता है उसमें मृत पैथोजन को मतलब मृत पोलियो के वायरस को हमको पिलाया जाता है, ठीक है। तो पैथोजन की एंट्री हमारे बॉडी में किसी भी तरह से हो सकती है, जीवित, मृत या उसके किसी, क्योंकि आप जानते हो ना कि जो वायरस होता है उसके चारों ओर कैप्सिड नामक प्रोटीन का आवरण होता है, तो उसकी भी एंट्री करवा सकते हैं के रूप में हो सकती है, ठीक है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। अब इससे आपको समझ में क्या आया, एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, थोड़ा सा समझना मुश्किल है। एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। अब इसका मतलब ये है कि अगर जैसे अभी जो कोरोना वायरस है वो तो जीवित रूप में व्यक्ति के बॉडी में वो घुस रहा है, तो व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडीज़ को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन अगर हम इसी को मृत करके मतलब उसी वायरस को मार के या उसका जो प्रोटीन है उसको अगर हम बॉडी में इंजेक्ट करवा दें, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसके विरुद्ध एंटीबॉडीज़ को डेवलप करना शुरू कर देगी। वो वायरस मृत है, मरा हुआ है, या उसका कोई प्रोटीन है, उसका एक मतलब उसका जस्ट शरीर का एक अंश है, उसी को अगर हम घुसा देंगे तो हमारा बॉडी उसको एक फॉरेन पार्टिकल समझेगा और फॉरेन पार्टिकल समझने के कारण उसके विरुद्ध वो क्या करेगा, एंटीबॉडीज़ को निर्माण करना शुरू कर देगा। और इसी को हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, मतलब अपने आप क्या होना, एंटीबॉडीज़ का डेवलपमेंट होना। अगर वो वायरस मृत है या केवल उसके कोई एक पार्ट है बॉडी का, तो हमें कोई रोग भी नहीं होगा और हमारी बॉडी में एंटीबॉडी भी बन जाएगी, जिससे क्या होगा, अगर कभी वो जीवित रूप में हमारी बॉडी में घुसता है तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ उसके विरुद्ध उपस्थित रहेंगी, या मेमोरी या एक मेमोरी रहेगी जो कि ये बताएगी कि या एक मेमोरी रहेगी जो कि ये बताएगी कि किस तरह से उस वायरस के विरुद्ध एंटीबॉडीज़ का डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। सक्रिय प्रतिरक्षा मतलब ये जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये धीमी होती है और अपनी पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय लेती है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन के दौरान जानबूझकर रोगाणुओं माइक्रोब्स का टीका देना मतलब उसको इंजेक्ट करना अथवा प्राकृतिक संक्रमण के दौरान संक्रामक जीवों का शरीर में पहुंचाना एक्टिव इम्यूनिटी को प्रेरित करता है। ये एक्टिव इम्यूनिटी मतलब मैंने भी बोला ना कि एंटीबॉडीज़ को बनने में कम से कम 10 से 15 दिन का समय लगता है, ठीक है। तो अगर आप उस वायरस को या कोई भी पैथोजन उसको अगर आप जीवित रूप में पहुंचा रहे हो, मृत रूप में पहुंचा रहे हो, या उसका कोई एक प्रोटीन का पार्टिकल भी अगर बॉडी में अगर आप पहुंचा रहे हो, तो उसके विरुद्ध जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी उस एंटीबॉडीज़ को बनने में कुछ समय लगता है, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ये धीमी प्रक्रिया होती है। और ये एंटीबॉडीज़ बनते कैसे हैं, सबसे पहले टी सेल जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, वो बी सेल को ये वो एक इन्फॉर्मेशन देता है कि आपको एंटीबॉडीज़ बनाना है, तो बी सेल क्या करता है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है। जब शरीर की रक्षा के लिए बनाए प्रतिरक्षी एंटीबॉडी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं, मतलब एंटीबॉडीज़ को पहले ही बना लिया गया है और उसको सीधे ही शरीर में दिए जाते हैं, तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है, ठीक। समझ में आया, मतलब कुछ तरह का एक पैथोजन हमारी बॉडी में देना या पैथोजन को मार के देना या उसका एक बॉडी पार्ट को देना और हमारी बॉडी को खुद ये इस तरह का इंस्ट्रक्शन देना कि आप उसके विरुद्ध एंटीबॉडीज़ को बनाओ,
ये होती है एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन अगर बनी बनाई एंटीबॉडीज़ को दे दिया जाए हमारी बॉडी में तो इस तरह के इम्यूनिटी को हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर हुआ सबको? द येलोइश फ्लूइड क्लोस्ट्रम secreted by mother during initial days of lactation has abundant antibodies, जो हम बोलते हैं IgA, to protect the infant। अभी अगर कोई आपसे पूछे कि पैसिव इम्यूनिटी का हमको एग्जाम्पल बताओ, तो आप क्या बताओगे कि जो येलोइश फ्लूइड जो होता है जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम, जिसको बोला जाता है, वो क्या होता है जब कोई भी नवजात शिशु पैदा होता है ना, तो माता का मतलब मदर का जो फर्स्ट येलोइश मिल्क जो निकलता है उसमें जो एंटीबॉडीज़ पाई जाती है वो होती है IgA। मतलब ये एंटीबॉडीज़ बच्चे में डेवलप नहीं हुई बल्कि उसको बाहरी रूप से उसके मदर के मिल्क के द्वारा उसको दिया गया। इससे क्या होता है, उसको बहुत सारे रोग, आप नेट से सर्च कर सकते हो कि ये IgA के द्वारा उसको कौन कौन से रोगों से रक्षा उसको मिलती है, मतलब बहुत सारे पैथोजन से उसको लड़ने की क्षमता उसको इस एंटीबॉडीज़ के द्वारा मिल जाती है। तो ये एंटीबॉडी उस बेबी के शरीर में उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ बल्कि उसको बाहरी रूप से उसको प्रदान किया गया। द फीटस मतलब भ्रूण ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज़ फ्रॉम दियर मदर थ्रू द प्लेजेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसको हम बोलते हैं IgG। दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। जिस तरह से IgA एक पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है, उसी तरह से IgG भी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। क्योंकि ये भी क्या होता है, ये प्लेजेंटा के द्वारा मतलब मदर के द्वारा ही उसके भ्रूण को दिया जाता है ताकि उसको विभिन्न प्रकार से रोगों से उसकी सुरक्षा हो सके। IgG और IgA ये क्या होता है, ये बच्चे के शरीर में नहीं बनता है बल्कि उसको बाहरी रूप से एंटीबॉडीज़ को प्रदान किया जाता है। तो आई होप आपको एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नोट्स की फ़ोटो मैं आपको सेंड कर दे रही हूँ, लेकिन एक बार आप फिर से इसको NCERT के बुक में से पढ़ना और कुछ भी कन्फ्यूज़न होगा तो उसको कमेंट करना, फिर कल जब मैं वीडियो बनाऊँगी तो मैं उसको क्लियर करूँगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मुझे आपको ये बतानी है कि जो भी टीचर, जो भी सिस्टर जिस दिन आपको वीडियो वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसी दिन आप देखो, ठीक है। उसको बाद के लिए मत छोड़ो कि हम इसको कल देखेंगे या परसों देखेंगे। उसको जल्दी से देख के आप उसको फिनिश करो, उसका नोट्स बनाओ, रिवीजन करते रहो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।